आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एचटेक आईटी एजुकेशन। व्यूअर्स, C++ प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम पिछली वीडियो के अंदर क्रिएट करके देख चुके हैं और हमने एक और चीज़ भी देखी थी कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मज़ीद बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल के लिए भी, वो आज हम आगे बढ़ेंगे। और आज मैं आपको जिन टॉपिक्स के ऊपर बताने जा रहा हूँ उनमें से एक है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, दूसरे नंबर पे डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, तीसरे नंबर पे है कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है, और चौथे नंबर पे मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एज ए फंक्शन आर्गुमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर आप इन तमाम चीज़ों के बारे में समझना चाहते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और प्रोग्राम के अंदर प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं हम अपने VS कोड की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज इन चीज़ों के ऊपर प्रोग्रामिंग के अंदर इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें कि जो हम आज टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं कि वो क्या होता है। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर एक एग्जांपल ली थी स्टूडेंट की, जिसमें कुछ प्राइवेट डाटा था, इंटीजर स्ट्रिंग, इंटीजर टाइप की एक वेरिएबल थी इंट id, और उसके बाद स्ट्रिंग टाइप की नेम और फ्लोट टाइप की एक 3 वेरिएबल थी। और उसके बाद हमने एक पब्लिक फंक्शन बनाए थे। ये क्लास की बात कर रहा हूँ, क्लास स्टूडेंट के अंदर ये हमने बनाया था। और उसके बाद हमने उसके कुछ पब्लिक मेंबर्स बनाए थे जो असाइन डाटा करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। ये स्टूडेंट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको डाटा असाइन करेगा। उसके बाद हमने फिर डाटा डिस्प्ले करके देखा। तो ये एक बेसिक सी यूँ कह लें कि स्ट्रक्चर है क्लास का जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। अच्छा, आज हम देखते हैं कि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हम कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले तो ये मैंने बता दिया था कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टूडेंट, अच्छा जी स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस, ये मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर बन गया है। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, रिकॉल कर दूँ, वो वाला मेंबर फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब कॉल होता है, जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कॉल होगा। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहूँ कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहें तो क्या करते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंट id, ठीक है, और यहाँ पे टेम्प id दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये हम डिफरेंट चीज़ यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास id है, मैं id को असाइन कर दूँगा टेम्प id। अच्छा, इसी तरह एक और मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। अब ये सारे कंस्ट्रक्टर ही बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है, मेंबर फंक्शन का नाम वही है जो क्लास का, इसलिए इसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटीजर का और उसके बाद स्ट्रिंग की एक वेरिएबल लेता हूँ n के नाम से, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, नेम इज़ इक्वल टू n, यानी कि मैंने नेम को भी इनिशियलाइज़ कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ जी, एक और फंक्शन अपना कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 पैरामीटर पास कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फ्लोट f, यानी कि स्टूडेंट की फ़ी, और यहाँ पे मैं इनिशियलाइज़ करा देता हूँ फ़ी इज़ इक्वल टू f। अच्छा, अब एक और चीज़ रिकॉल करें, जब हम ओवरलोडेड फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या होता था कि एक फंक्शन होता था, उसके अगर हम सिग्नेचर डिफरेंट कर देते थे। सिग्नेचर का मैंने आपको ये बताया था कि उसके पैरामीटर भी हो सकते हैं, उनके पैरामीटर की टाइप भी हो सकती है। नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स अगर कम ज़्यादा कर देंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा। तो इसी तरह कंस्ट्रक्टर को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं कि हम इनके पैरामीटर देखें। पहला जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर कोई पैरामीटर, ये कब कॉल होगा ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम के अंदर। दूसरे नंबर पे एक और मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें एक वेरिएबल पास की, एक पैरामीटर पास की है।
ये कब कॉल होगा ये भी प्रोग्राम में अभी चेक करके मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ और पूरा फ्लो दिखाता हूँ आपको। उसके बाद मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, वेरिएबल पास कर दी और उनको इनिशियलाइज, 2 वेरिएबल पास किए, इनिशियलाइज कर दिए। और एक और तीसरे नंबर पे मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है जी। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने 3 वेरिएबल पास कर दी और तीनों को इनिशियलाइज करा दिया। अब ये देखें कि कंस्ट्रक्टर जो मेंबर फंक्शन है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये मेंबर फंक्शन वही है जो क्लास का नेम है, और इस वजह से अगर हम उस क्लास के अंदर उस नेम का फंक्शन बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होगा कि हम ये कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं। कंपाइलर को ऐसे ही पता चलता है कि जब वो देखता है कि क्लास का नेम ये है और ये मेंबर फंक्शन का नेम ये है, तो कंपाइलर इसी से ही इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये एज ए कंस्ट्रक्टर होगा। और कंस्ट्रक्टर आपको पता है कि एक ऐसा मेंबर फंक्शन है, उस वक्त कॉल होता है जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये 4 यूँ कह लें कि हमने कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, ठीक है। और इसको हम बोल रहे हैं ओवरलोडेड। ये सेम कंसेप्ट है जो आपने फंक्शंस ओवरलोडिंग के अंदर ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी एचटेक IT एजुकेशन चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और जाके ये आप वहाँ पे फंक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ये वीडियोस देख सकते हैं, बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी क्लियर कंसेप्ट वहाँ पे मैंने क्लियरली कंसेप्ट आपको इसमें कन्वे किए हुए हैं। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं जनाब इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ। अब फ़र्ज़ किया पहले नंबर पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जी। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, जिस तरह हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं। पहले डाटा टाइप, ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप क्लास है जी हमारे पास स्टूडेंट, इसको हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं। ये हमारी अपनी एक डाटा टाइप यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है स्टूडेंट, और उसके बाद S1 मैंने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब दूसरा स्टूडेंट S2। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि सिर्फ ID की वैल्यू पास, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं ID की वैल्यू दे रहा हूँ। मैंने कहा फ़र्ज़ किया ये 50 है जी, स्टूडेंट ID 50 मैं पास कर रहा हूँ। अच्छा, तीसरे नंबर पे जी मैं एक और S4 के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर पास करता हूँ। सॉरी, इसको 3 नाम दे देते हैं। यहाँ पे जी मैं 55 ये उसका ID है, और यहाँ पे नेम मैं दे देता हूँ जी रज़ाक साहब का नाम दे देते हैं जी, RAZAQ रज़ाक। अच्छा जी, ये सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट का एंड होगा। अच्छा जी, उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जी S4 के नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि 3 पैरामीटर पास करता हूँ। यहाँ पे 60 काशिफ KSHIF काशिफ, और एंड पे मैं उसकी फ़ीस भी बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया इसकी 5000 फ़ीस है, 5000.75 कर लेते हैं ताकि फ्लोट वेरिएबल क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे लगा लेते हैं डिबगर। इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। ये डिबगर लगा लिया, ये डिबगर लगा लिया। हम ये देखेंगे कि ये कब कॉल होते हैं और क्यों कॉल होते हैं, फिर मज़ीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ और इंशाल्लाह आपका ये सारा जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, STUDENT स्टूडेंट, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे भी डिबगर लगा लेता हूँ। डिबगर का मतलब ये होता है कि जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तो कंट्रोल यहाँ पे आके रुकेगा, कंपाइलर यहाँ पे रोकेगा, और 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे F10 प्रेस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होने जा रहा है जी। क्लास ऊपर हमारी ये डिक्लेयर हो चुकी है, डिफ़ाइन हो चुकी है, और इस क्लास का पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इससे क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये पहला ऑब्जेक्ट जो ही मैंने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो देखें ये पहला कंस्ट्रक्टर जो हमने डिफ़ाइन किया था कंट्रोल यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये इसमें चूँकि इंस्ट्रक्शन कोई नहीं थी, इस वजह से ये कॉल हो गया।
अच्छा, अब यानी कि जो कंपाइलर था उसको पता चल गया कि चूंकि हमने कुछ ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए हैं, तो जब कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो उस केस में ये पहले वाला जो आपके पास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है जी, जिसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, ये कॉल होगा। अच्छा, उसके बाद जी अब मैं सिर्फ आईडी पास करूँगा। अब देखते हैं जी, हाँ जी देखें, अब ये दूसरे नंबर पे जो कंस्ट्रक्टर मेरा डिफाइन है जिसके अंदर सिर्फ एक फील्ड इंटीजर टाइप की क्रिएट की हुई है वो कॉल हो गया। और इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट को अब ये S2 के अंदर स्टूडेंट को 50 असाइन हो चुका है। अब मैं ये तीसरे नंबर पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसकी एग्जीक्यूशन करता हूँ और इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। अच्छा जी, इसमें ये देखें, इसके अंदर अब ये कॉल हो गया जिसके अंदर 2 पैरामीटर थे, तो ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मुकम्मल हो गया। अब मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, उसको मैं कॉल करने जा रहा हूँ और इसको चेक करते हैं कि इसको जब कॉल करता हूँ तो ये देखें, ये जो एक और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड था जिसके अंदर 3 पैरामीटर्स थे वो कॉल हो गया। अब इसके कहने का मतलब ये हुआ कि हम कंस्ट्रक्टर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ओवरलोड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर एक ही होगा, मेंबर फंक्शन एक ही होगा, उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं और जिस मेंबर फंक्शन यानी कि जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आपने पैरामीटर दिए होंगे, मेंशन किए होंगे एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, उससे जो रिलेटेड कंस्ट्रक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और उसके अंदर आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस, फ़र्ज़ किया यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन की है, आप इससे और कोई प्रोसेस कर सकते हैं, आप वो स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ किया आप ये करते हैं जी, ये जो ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो सिस्टम में जाके चेक करें, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी अगर ये स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो वहाँ पे डाटाबेस के अंदर डायरेक्ट ये ऐड कर लो। तो ये देखें कि कंस्ट्रक्टर से कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा डिस्प्ले भी करके देख लेते हैं ताकि हमारी जो ये चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं S1 को डिस्प्ले करूँगा, बल्कि S1 तो बिल्कुल ब्लैंक, S2 को डिस्प्ले करूँगा, S2 डॉट डिस्प्ले डाटा। उसके बाद सी आउट, यहाँ पे लिखेंगे सी आउट। अच्छा जी, उसके बाद सी आउट एंड एल। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट का डाटा डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा आगे, इसको बढ़ाते हैं 2, 3 एंड 4। ये यहाँ पे इसको मैं 3 कर दूँगा और यहाँ पे इसको मैं 4 कर दूँगा। अब मैं इसे रन करता हूँ और अगर कोई एरर होगा तो वो मेरे सामने डिस्प्ले होगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम, हाँ जी, मैचेस दिस ऑपरेटर ऑपरेंड नो ऑपरेटर। अच्छा जी, इसमें हम देखते हैं कि क्या इसमें मिस्टेक है जी। सी आउट, हाँ जी, ये सी आउट ये नहीं होगा बल्कि इसका ये डायरेक्ट हम मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। इस वजह से ये इसको नहीं मान रहा, क्योंकि वो डायरेक्ट फंक्शन कॉल हो रहा था और उसमें वैल्यू कोई रिटर्न नहीं हो रही थी। इस वजह से उसने, अगर वैल्यू रिटर्न हो रही होती तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो चल जाती। अच्छा जी, डिस्प्ले डाटा, अच्छा सिर्फ ये था तो इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, इस वजह से ये भी एक एरर आ रहा है। अब इसको डाटा कर लेते हैं, इसको डाटा कर लेते हैं, इसको डाटा कर लेते हैं। चलें इसे चेक करते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन होना चाहिए, ठीक है जी। अब मैं ये वाले सारे डिबगर हटा देता हूँ चूँकि हम ऑलरेडी इनको चेक कर चुके हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे इसकी आउटपुट की तरफ और आउटपुट को चेक करेंगे कि उसमें क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे जी S2 डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। S2 के अंदर देखें ये स्टूडेंट आईडी है, ठीक है।
स्टूडेंट आईडी और नेम है, और बाकी फ़ीस जो है वो कोई एक जो आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू एट द टाइम ऑफ वेरिएबल क्रिएशन पड़ी हुई थी वो डिस्प्ले हो गई है, यानी कि यूँ कह लें कि डमी वैल्यू आ गई है, लेकिन एक्चुअली सिर्फ हमने इसको S2 को 50 असाइन किया था तो डिस्प्ले हो गया। अच्छा, उसके बाद S3 को मैं जब करता हूँ तो देखें इसमें क्या हुआ है कि इसमें आईडी और नेम दोनों थे वो डिस्प्ले हो गए, और बाकी आगे फिर डमी वैल्यू आ गई। अब अगर मैं S4 को डिस्प्ले करता हूँ तो S4 के केस में आप ये देखें कि जो एग्जैक्टली हमने वैल्यू असाइन की थी 60, और ये सारा कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने किया था, वो ये काशिफ और ये उसकी फ़ीस, ये सारा कुछ डिस्प्ले हो चुका हुआ है। अच्छा, ये तो था जी अपना ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो टॉपिक है वो हम देखने जा रहे हैं जी डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। हम देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देखें, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ये होता है कि फ़र्ज़ किया मैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ असाइन कर देता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ S1 इज़ इक्वल टू S4। अब इसमें क्या होगा, हालांकि ये कोई आम इंटीजर वेरिएबल तो नहीं है, ना ये कोई फ्लोट वेरिएबल है कि डायरेक्ट वैल्यू असाइन हो जाए, लेकिन इसमें इसका एक इंटरनल कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जो क्या करता है इसके तमाम मेंबर्स को 1 बाय 1 कॉपी करके दूसरे की रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं, यानी कि S4 की जो रिलेटेड फील्ड्स होंगी आईडी, नेम और उसकी फ़ीस, वो S1 की आईडी, नेम और फील्ड, इसका एक तो तरीक़ाकार ये है कि 1 बाय 1 आप असाइन करें। जिस तरह मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ जी, S1 डॉट id इज़ इक्वल टू S4 डॉट id, एक तो तरीक़ाकार ये हो गया। अच्छा, इसी तरह S1, अब इसमें मैं एक 1 बाय 1 फील्ड एक्सेस करनी पड़ेगी, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो उसका जो हल है वो है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में S4 डॉट नेम। ठीक है जी, ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, S1 डॉट फ़ी इज़ इक्वल टू S4 डॉट फ़ी। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये देखें कि 1 बाय 1 फील्ड हमने ली है और दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कराई है, ये भी ठीक है, लेकिन पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इससे क्या होता है। S1 और S4 को डिस्प्ले कर लेते हैं। ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, बाकी कमेंट करता हूँ और ऊपर लेके जाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये S1 डिस्प्ले कर लेते हैं और S4 डिस्प्ले कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं हम। अच्छा जी, इसको रन कर लेते हैं। अच्छा जी, एंड स्टूडेंट आईडी इज़ प्राइवेट मेंबर विद दिस कंटेक्स्ट। ठीक है जी, हाँ जी। इसमें एक और इशू आ गया है, वो इशू ये आया है कि ये चूँकि प्राइवेट मेंबर्स हैं, इस वजह से हम इनको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसका फिर हाल एक तो ये है कि इनको पब्लिक बना दिया जाए। फ़र्ज़ किया मैं अगर इसको भी पब्लिक बना देता हूँ तो फिर एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं ये करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ, ठीक है जी, इसको हटाने के बाद मैं इनको पब्लिक कर देता हूँ। कैसे पब्लिक करेंगे, बहुत आसान है, ये देखें जी, ये पब्लिक हो गया। अब ये एरर हट जाएगा। ठीक है, ये एरर अब हट जाना चाहिए, ये जी, ये एरर हट गया, पब्लिक वेरिएबल बन गई। अब हम इनको डायरेक्ट इधर भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये वैल्यू असाइन होगी। अब S1 जब हमने क्रिएट किया तो कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं कराई, जबकि 4 जब हमने क्रिएट किए तो वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कराई हैं। तो अब S1 को डिस्प्ले करते हैं। ये देखें, S1 के अंदर क्या आ गया है, काशिफ 65,000।
ठीक है, अब हम S4 को चेक करते हैं, S4 में भी यही होगा, बिल्कुल वही है। तो यानी कि कहने का मतलब ये होगा, एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप 1 बाई 1 फील्ड लेंगे और उसको असाइन कराएंगे, लेकिन इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि अगर इसकी हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स हैं इस ऑब्जेक्ट की, तो फिर उस केस में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसका हल है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। एक बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल कंस्ट्रक्टर होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, और सिंपल आपने क्या करना है, S1 इज़ इक्वल टू S4, ये सेम रिज़ल्ट देगा जो ऊपर वाला हमने काम किया है। ठीक है जी, और इसको अभी हम चेक कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपका डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, वो कहता है जी चूँकि ये हमने लोअर केस में करने हैं, कैप्स में, अपर कैप्स में हो गया S1 और S4। अच्छा जी, कंट्रोल S करके अब इसे रन करते हैं जल्दी से। अच्छा जी, अब मैंने सिंपल ये किया कि S1 इस वक्त खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ है, उसको इनिशियलाइज वैल्यू हमने नहीं कराई। अब मैं S1 डिस्प्ले करता हूँ, ये देखें जी S1 बिल्कुल जिस तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको जाके हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीक़ेकार भी होता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने का। एक तो ये है कि हमने डायरेक्ट ही जाके असाइन कर दिया। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे है जी तरीक़ेकार, वो ये है कि मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करने की बजाय मैं क्या करता हूँ कि S स्टूडेंट S1 और यहीं पे पास कर देता हूँ। क्या पास करता हूँ जी, S4 पास कर देता हूँ। अब चेक करते हैं इससे क्या होता है और इसकी रीज़न क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको रन करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। ये भी डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का ही टॉपिक है। एक तरीके का ये था, ये दूसरा, यानी कि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक नंबर पे आप असाइनमेंट के दूसरी है, दूसरा पैरामीटर पास। अब इससे क्या होगा, ये देखें कोई एरर नहीं है और ये स्टेटमेंट चल गई है। अब मैं S1 का चेक करता हूँ, हालांकि S1 को मैंने जब ऊपर बिल्कुल क्रिएट नहीं, बल्कि अब भी क्रिएट हुई है और इसी के थ्रू इनिशियलाइज हुई है। तो S1 में देखें क्या आ गया जी, ये देखें S4 के अंदर जो डाटा पड़ा था वो आ गया। अब इसमें क्या हुआ, ये तो चलें, ये असाइनमेंट वाली तो समझ आती है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि जी असाइन हो जाता है, एक चीज़ दूसरे में असाइन हो जाती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये कोई आम वेरिएबल नहीं है, ये यूज़र डिफाइंड वेरिएबल है। आम वेरिएबल में अगर इंटीजर वैल्यू हो, फ्लोट वैल्यू हो या स्ट्रिंग वैल्यू हो तो असाइन हो जाती है। ठीक है, हालांकि स्ट्रिंग में भी एक अलहदा मैकेनिज़्म है, लेकिन बहरहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, अब अगर ऑब्जेक्ट को जब हम असाइन करते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं होता, उसमें 1 बाई 1 फील्ड, ये वाला मैकेनिज़्म इंटरनली जो है वो ये वाला मैकेनिज़्म यूज़ होता है। और वो अब इसमें क्या हुआ, इसमें इंटरनल जो आपका डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं, वो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यानी कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो क्या करेगा कि आपकी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर है। ठीक है जी, एक बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर होता है जो हर क्लास के अंदर बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर होता है और इसको हम डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। वो 1 बाई 1 उसकी जो फील्ड्स होंगी उसको असाइन कर देगा। अब इसमें होता क्या है, उसमें होता यह है कि ये भी एक तरह का ये नीचे वाला काम है कि आपने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो एक पैरामीटर पास किए। हाँ, अलबत्ता इसका सिंटैक्स ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन इंटरनली वो यही कर रहा है कि आपका ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, क्रिएट कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने जा रहा है या जिसको वैल्यू असाइन करने जा रहा है, दूसरा पैरामीटर उसमें पास करेगा इंटरनली। जब वो पास होगा तो 1 बाई 1 वैल्यू जाके असाइन होगी और इस तरह से वो सारा आपका इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये तो था जी डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके दो तरीके हमने देख लिए। पहला तरीका ये है कि असाइनमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे हम एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एज ए पैरामीटर दूसरे ऑब्जेक्ट को पास करके हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा और वो क्या करेगा, इसको इनिशियलाइज कर देगा।
अच्छा जी, ये तो हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरे नंबर पे जी हमारा टॉपिक था वो है जी डिस्ट्रक्टर। जी, जिस तरह एक कंस्ट्रक्टर होता है तो भाई एक डिस्ट्रक्टर भी होता है। और डिस्ट्रक्टर का क्या काम होता है वो अभी मैं डिस्ट्रक्टर पहले तो डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले जी टिल्ड साइन इसको बोलते हैं, टिल्ड साइन बोलते हैं। और टिल्ड साइन के थ्रू हम उसको यूज़ करेंगे। टिल्ड साइन आ गया, उसके बाद क्लास का नाम स्टूडेंट, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके आगे पैरेंथेसिस स्टूडेंट, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट डिस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ कि होता क्या है, ये कब कॉल होता है और क्यों कॉल होता है, ये भी बताऊँगा मैं आपको। अच्छा जी, अब मैंने कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए और एंड पे मैं आ गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी S1 इज इक्वल टू नल, ठीक है जी, ये कर देता हूँ ऐसा। अब इससे रन करता हूँ, क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, शो हो गया, ठीक है। अब S1 को नल असाइन होगा। ओहो, जो ही S नल असाइन हुआ है तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया जी, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो गया। अब मैं बताता हूँ कि ये क्यों कॉल हुआ है। देखें, डिस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। पहले हमने जो देखा था वो था कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी एक ऐसा मेंबर फंक्शन है, एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और जो डिस्ट्रक्टर होता है वो आपके पास एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जो कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है जी। तो जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, अब हालांकि अभी हमने एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब ये देखें अभी और ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर कॉल हो गया, फिर कॉल हो गया, फिर कॉल हो गया। तो जितने ऑब्जेक्ट्स पड़े थे एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन या एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉइंग, जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्पोज होगा, जब आपका दूसरे लफ्ज़ों में ऑब्जेक्ट उसका स्कोप ख़त्म होगा और प्रोग्राम के अंदर यूज़ होना ख़त्म हो जाएगा, तो ज़ाहिर है मेमोरी के अंदर उसको जाके सिस्टम ने डिस्पोज करना होता है। तो जब भी डिस्पोज होगा तो आपका एक मेंबर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा C++ के अंदर। आम दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी होते हैं डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, लेकिन सिंटैक्स डिफरेंट होगा। तो वो कॉल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर और उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। तो ये तो है जी आपके पास डिस्ट्रक्टर, यानी कि एक ऐसा मेंबर फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब आप किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो हमने आज ये टॉपिक्स देखे हैं। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक है, वो है ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्गूमेंट्स। अब ये जल्दी से इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्गूमेंट्स, इसमें सिंपल ये है कि जिस तरह हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स फंक्शन को पास कर सकते हैं, उसी तरह हम ये देखें, मैं एक ये फंक्शन है जी डिस्प्ले स्टूडेंट, इसमें मैंने क्या किया है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया temp1, ठीक है जी, स्टूडेंट क्लास का temp2, और नीचे मैंने अब उस क्लास का ये फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है जी। और इसको मैं नीचे कॉल कर लेता हूँ डिस्प्ले स्टूडेंट को, इसमें 2 पैरामीटर पास कर देता हूँ मैं। यहाँ पे जी ये कर देता हूँ
S3 एंड S4 और यहाँ पे मैं इसको वैल्यूज़ भी सारी दे देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। 8000 दे देते हैं जी, 0.25। अच्छा, अब इसको मैं कॉल करता हूँ। अब ये देखें कि हुआ क्या है कि मैंने ऊपर एक फंक्शन अलहदा बनाया है, ठीक है जी, डिस्प्ले स्टूडेंट्स का। उसमें 2 पैरामीटर पास किए हैं, मगर वो ये आम वेरिएबल नहीं है बल्कि ये ऑब्जेक्ट हैं। तो अब मैं इसको जब रन करूँगा प्रोग्राम को, तो ये देखें ये ऑब्जेक्ट्स पास होंगे उस फंक्शन को, और उनके अकॉर्डिंगली आगे जो हम प्रोसेस करा रहे हैं, जो वहाँ पे ऑपरेशन करवा रहे हैं, वो परफॉर्म होगा। अच्छा जी, ये इसको अब हम सारे को कर देते हैं कमिट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा जी, हाँ ये भी नहीं है, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसका भी यूज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। इस तरह जब आप बार बार ये प्रोग्रामिंग करते हैं तो इससे आपकी एक तो स्किल्स बढ़ती हैं और आपके कंसेप्ट बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया जी, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। अब मैंने ये फंक्शन कॉल किए, इसमें देखें 2 ऑब्जेक्ट पास किए हैं, F1, ठीक है। अब ये डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अच्छा जी, और क्योंकि मैंने यहाँ पे डिबगर नहीं लगाया था, अब इसके अंदर लेकिन काम क्या हुआ है, काम ये हुआ है कि डिस्प्ले हुआ है डाटा 2 ऑब्जेक्ट्स का। तो ये देखें पहले नंबर पे जो ऑब्जेक्ट था 55 वाला, वो वाला ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हुआ, ये वाला। दूसरे नंबर पे ये 60 और काशिफ वाला। तो इस फंक्शन के थ्रू, कहने का मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर हम ये एज ए पैरामीटर भी ऑब्जेक्ट्स को भेज सकते हैं, और उसका तरीक़ेकार ये आम जिस तरह हम दूसरे काम करते हैं उसके उसी तरह ही, जो आम वेरिएबल पास करते हैं उसी तरह वेरिएबल यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करते हैं डिक्लेरेशन के अंदर, और उसके बाद जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ से आप उसको पास कर सकते हैं। तो ये तो था जी आज का हमारा ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो फ़ायदा दे रही है, इससे फ़ायदा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आज तक पहुँच सके और हमारी हौसला अफजाई भी हो सके। तो एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। अप टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।